हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 बताऊंगा जो बचा हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्ट वाला सेक्शन बताया था जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जेई मेन, जेई एडवांस या नीट के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आजकल मैं 10th के स्टूडेंट्स को भी साइंस और मैथ्स बता रहा हूँ। इसका मैं रीजन कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि बच्चों का बेस अच्छा रहेगा तभी वो आगे चल के आईआईटी और मेडिकल का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए मैं उनके लिए भी कुछ कर रहा हूँ। ओके। और 10th के स्टूडेंट्स बहुत सारे रूरल एरियाज में फैले हुए हैं, इसलिए अगर उनके पास से वीडियो पहुंचता है तो उनको बहुत बेनिफिट रहेगा उनके लिए। तो आप सब जो भी वीडियो देखेंगे आप जरूर दूसरों को शेयर कीजिए, इससे उनको भी बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वह सिचुएशनल प्रॉब्लम है, मींस वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसको, इस सिचुएशन को देखकर हमें बताना है कि ये जो काम हो रहा है वो एपी में सीरीज फॉर्म कर रहा है कि नहीं, एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। बोल रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जामिन दैट द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन एपी और नॉट। मीन आपको बताना है कि जो फॉलोइंग सिचुएशन है इससे जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो एपी होगा कि नहीं, राइट। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या होगा इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मीन्स एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर अकाउंट में जो मनी है वो कितना होगा। व्हेन ₹100 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम, मीन्स ₹100 अकाउंट में डाला जा रहा है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, डाला गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है इसके ऊपर, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा है उसका वैल्यू है 4%। तो पूछा जा रहा है कि एवरी ईयर, मीन्स प्रत्येक ईयर के बाद, मीन्स एक साल पूरा होने के बाद जो अमाउंट आएगा अकाउंट में, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट, वो जो अमाउंट आएगा एवरी ईयर, मीन्स फर्स्ट ईयर में 1 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपस में एपी में रहेगा कि नहीं, यही आपको प्रूफ करना है। जो अमाउंट आएगा वो आपस में एपी में रहेगा कि नहीं, राइट। तो आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी होगा तो जो अमाउंट आएगा वो एपी में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो आकर के अमाउंट में ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है प्रिंसिपल वो खुद बन जाता है। चलिए देखिए, तो तुम सब जूनियर क्लासेस में क्लास 8 में पढ़ा होगा फॉर्मूला अमाउंट का, मीन्स ए इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, राइट। यहाँ पे कौन क्या होता है, ए हुआ अमाउंट, P हुआ प्रिंसिपल, ए हुआ अमाउंट जो आपको आएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, R हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n होता है नंबर ऑफ टाइम, मीन्स कितना ईयर, कितना समय के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। n होता है हमारा टाइम, a हुआ अमाउंट, p हुआ प्रिंसिपल, r हुआ रेट। ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट CI से मैं रिप्रेजेंट किया हूं, इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं 4%। यहाँ पे हमारा एनुअली हो रहा है, एडअप हो रहा है, तो n का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 ईयर लेंगे, 1 होगा। अगर हाफ ईयरली होता एडअप, या 4% का रेट रहता हाफ ईयर के लिए, तो फिर उसका टाइम दुगना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एनुअली हो रहा है, तो एन का वैल्यू आपका 1 ईयर के बाद, आपका 1 ईयर के बाद अगर आप देखोगे अमाउंट कितना होगा तो एन का वैल्यू 1 लोगे। चलिए हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने जो ईच ईयर के बाद जो अमाउंट आएगा उसको A1 A2 A3, राइट। लेट आवर सीक्वेंस इज A1 A2 A3 A4, राइट। A1 क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, A1 होगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, A2 क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो 1 ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा, तो A1 देखते हैं, A1 क्या होगा, मीन्स इसको A1 यहाँ पे होगा प्रिंसिपल अमाउंट को इसी फॉर्म में रखते हैं, P
1 प्लस आर, आर का वैल्यू हमारा जो यहाँ पे 4 है तो 4/100 हो गया, और इन का वैल्यू 1 ईयर के बाद बोल रहे तो 1 हो जाएगा। ये हुआ A1। अब A2 जो हमारा होगा, A2 अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो ये तो हमारा जो अमाउंट है ये अगले ईयर के लिए अमाउंट हो गया। अब इस पे 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। A2 जो हमारा हो जाता है वो हो जाएगा 3 into 1 plus 4/100 का स्क्वायर, राइट। ये 3 होगा हमारा, ये 3 P into 1 plus 4/100 का पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर n ईयर्स के बाद अगर आप देखोगे जनरल फॉर्मूला आप करो तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू मैं 1 रखा तो यह हुआ, 2 रखा तो यह हुआ, 3 रखा तो यह हुआ। मीन्स एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है। मीन्स 1 ईयर के बाद प्रिंसिपल अमाउंट यह होगा, 2 ईयर्स के बाद ये हो जाएगा, 3 ईयर्स के बाद ये हो जाएगा। अब आप देख लो इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा। हम लोग चेक करते हैं A2 में AP में है कि नहीं, तो इसके लिए आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा, मीन्स उसका डिफरेंस निकालना होगा। A2 से A1 माइनस करते हैं हम लोग। A2 से अगर A1 आप माइनस करते हो, A2 माइनस A1 करते हो तो क्या हो जाएगा, A2 तुम्हारा यह है, मीन्स P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 4/100 का होल स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ P 1 प्लस 4/100 है। इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, P 1 प्लस 4/100 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये A2 हमारा है तो स्क्वायर है, एक कॉमन लियो तो एक बचा रह जाएगा यहाँ पे P इंटू 1 प्लस 4/P बचा रह जाएगा, और A1 के पास A1 तो खुद यही है, इसी को कॉमन आपने ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यह हो गया A2 माइनस A1। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं A3 माइनस A2 को। A3 माइनस A2 आप करोगे तो देखते हैं कि वो सेम है कि डिफरेंट है। A3 माइनस A2, A3 तुम्हारा क्या है, P 1 प्लस 4/100 का पावर 3 है, तो आप, और इसमें क्या 1 प्लस 4/100 का पावर 2 है, तो इस बार P 1 प्लस 4/100 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा ये बचेगा ये टर्म P P तो कॉमन ले लिए हम लोग, यहाँ पे भी P कॉमन हो गया है। P जब कॉमन हो गया तो एक यहाँ P नहीं बचता, मतलब 1 प्लस 4P माइनस 1 होगा, और यहाँ पे अगर आपका कॉमन पार्ट ले लेते हो, P तो बाहर हो गया, 1 प्लस 4/100 का स्क्वायर बाहर हुआ, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 4/100 और -1। तो आप गौर से देखो, क्या दोनों वैल्यू जो हमारा है वो सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। क्यों क्योंकि एक में D का वैल्यू कुछ और है, क्योंकि एक में D का वैल्यू आप देख लो A2 माइनस A1, यहाँ पे जो है वो P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 4/100 है, ये पार्ट दोनों में सेम है, बट ये पार्ट दोनों में अलग है। यहाँ पे क्या स्क्वायर आ गया, मीन्स 1 प्लस 4/100 का स्क्वायर हो गया, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ये तो कभी नहीं रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड होकर के नेक्स्ट ईयर के लिए अगला प्रिंसिपल हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, अमाउंट हमेशा चेंज होता रहेगा, और कभी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, और इस तरीका से एपी फॉर्म नहीं करता है, मीन्स क्वेश्चन में एपी फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 का पावर n हमारा यह प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दूसरा जो टॉपिक होता है इसमें पूछता है nth टर्म, वो तो मैं पहले बता चुका हूं। फिर भी उसमें बोलता है कि लास्ट nth टर्म क्या होगा, और आपका मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म, इस सब में कई सारे रिलेशंस रहते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है। तो टेंशन नहीं लो, एपी सबसे आसान सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, हमारे अलजेब्रा का। और इसमें करते क्या है, जैसे मान लो कोई जनरल हमारा यहाँ पे लिया है, जनरल एपी A1, मतलब इसका फर्स्ट टर्म ए है एंड फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म एंड डी है कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हमसे बोला जा रहा है कि आप nth टर्म निकालो, ये तो मैं सिखा चुका हूं आपको। ए हुआ फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी होगा सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d होगा थर्ड टर्म, और इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। nth टर्म क्या होगा, ए प्लस n-1 d होगा nth टर्म, यह हुआ nth टर्म। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, यह nth टर्म में n-1 हुआ तो n-1 टर्म जो होगा उसमें n-2 हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला टर्म हो जाएगा a प्लस n-2d, ये हो जाएगा हमारा n-1th टर्म, राइट। अब nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको मिल गया, nth टर्म क्या होगा। अब कई बार आपसे बोलता है कि लास्ट टर्म बताओ, तो आप nth टर्म को ही लास्ट टर्म मान सकते हो। इफ nth टर्म इज लास्ट टर्म, मीन्स यही अंतिम टर्म है, लास्ट मीन्स अंतिम, तो इसको आप लास्ट टर्म मान सकते हैं, nth टर्म इज लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा लास्ट टर्म क्या होगा, या आपको कोई सीरीज दिया हुआ और उसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, फिर बोलेगा बताओ लास्ट टर्म का नंबर कितना होगा। तो मान लो nth टर्म लास्ट टर्म है, nth टर्म को लास्ट टर्म मान लिया तो फिर इनका वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन दिया रहेगा तो। अब इसके अलावा कई बार बोलता है कि आप nth टर्म निकालो फ्रॉम लास्ट टर्म, मींस लास्ट टर्म से बताओ nth टर्म कौन होगा। तो क्लियर सी बात है, अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये हमारा nth टर्म है, nth टर्म को अब अंतिम अगर मान लोगे तो इसके अकॉर्डिंग यहां से जब चलोगे तो nth टर्म कौन होगा, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। मींस लास्ट टर्म से nth टर्म कौन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कई बार आता है, बोलता है कि कैलकुलेट nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म क्या होगा, ए होगा, यही टर्म होगा। लेकिन इसको थोड़ा मैं शो कर दे रहा हूं किस तरीका से, तो गौर से देखो, मैं लास्ट nth टर्म लिख रहा हूं, तो लास्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, a प्लस n-1d, ये अंतिम टर्म है, यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो इससे इसके बाद क्या होगा, तो ये n-1 है, तो इसके बाद n-2 हो जाएगा, a प्लस n-2d। इसके बाद क्या होगा तीसरा, तो a प्लस n-3d, एंड आगे बढ़ते जाओ। उस तरीका से जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, nth टर्म a प्लस n-nd, ये हमारा nth टर्म हुआ, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ओके जी, लास्ट nth टर्म हुआ यह, तो n-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स डी पार्ट 0 हो जाएगा, मीन्स a बचेगा। तो आप देख रहे हो कि लास्ट टर्म क्या हो गया, मीन्स लास्ट टर्म से nth टर्म, मीन्स लास्ट टर्म को, अंतिम टर्म को आप 1 मानो और फिर वहां से पीछे चलो, मीन्स 1 2 3 4, तो n पोजीशन पे आएगा। तो देखो मैथमेटिकली यहाँ पे आ गया ये। तो लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो जाएगा, और एल का वैल्यू हमें पता है, लास्ट टर्म को तो हम लोग मान लिए, यही nth टर्म को लास्ट टर्म मान लिए हैं। एल इज इक्वल टू हमारा होगा a प्लस n-1d, ये हमारा हुआ लास्ट टर्म।
तो ए को कैसे लिख सकते हो आप? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल माइनस एन माइनस वन डी। तो कई बार होता क्या है, कई बार आपसे पूछेगा कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, तो वो तो हुआ ए हुआ, लेकिन ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो एल माइनस एन माइनस वन डी, जहां पे एल है लास्ट टर्म और एन है nth टर्म आप तुम्हारा। तो इस तरीका से आप ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एग्जाम में कई बार ऐसे रह सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप सब समझ जाना कि स्टार्ट से जो nth टर्म है, उस nth टर्म को अगर आप अंतिम टर्म लास्ट टर्म मान लिए, तो लास्ट टर्म से कोई पूछता है कि nth टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा, ए होगा। और लास्ट टर्म का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म माने हैं, मतलब nth टर्म को ही लास्ट टर्म माने हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां से ये निकाल लो, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन डी। ओके, तो ए को ऐसे भी आप लिख सकते हो, लास्ट टर्म अगर दिया हो और nth टर्म में ये भी दिया हो कि आपके सीरीज में कितना टर्म है, तो उसके फॉर्म में आप ए निकाल सकते हो। मीन्स कर किसी सीरीज का मान लो ए नहीं पता है, लेकिन आपको लास्ट टर्म पता है और ये पता है कि उस सीरीज में कितना टोटल नंबर है, मीन्स कितना नंबर है, टर्म कितना वो पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप ये निकाल सकते हो। निकालने के फॉर्मूला होगा एक तरह से। ओके, तब इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास आया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला nth टर्म का हुआ, लास्ट टर्म का हुआ, और फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। यही तीन फॉर्मूला, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसी पे जितना क्वेश्चन बन सके वो करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। तो क्लियर सी बात है, मान लेंगे n टर्म्स है, मीन्स जो लास्ट टर्म में आप दिख रहे हैं उसको nth टर्म मान लेंगे। लेट लास्ट टर्म इज nth टर्म। लास्ट टर्म अगर nth टर्म होगा तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी हमारा फॉर्मूला है। क्या पुट करते हैं, एन के जगह पे कितना है? 111 है। ए के जगह पे क्या है? फर्स्ट टर्म ए है, और एन माइनस वन एन ही हमें कैलकुलेट करना है। डी कितना होगा? दो का डिफरेंस, 6 में से 3 माइनस हुआ 3 आया, और 9 में से 6 माइनस हुआ 3 आया, मीन्स एपी में है और कॉमन डिफरेंस 3 है। हो गया, अब सॉल्व कर लेंगे आराम से हम लोग। 111 इज इक्वल टू ए के जगह पे 3 रखो, और ये तुम्हारा हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 3 को इस साइड कर दो, एन माइनस वन 3 इज इक्वल टू होगा 111 माइनस 3, तो 108 हो गया। तो n माइनस वन इज इक्वल टू हो गया 108 बाई 3 से इसको कट करो तो कितना हो जाएगा? 36, 3 के 9 और एक 3 6 18 मीन 36 हो गया। तो n माइनस वन 36 हो गया, तो n कितना हो जाएगा? 36 प्लस 1 मीन्स 37। इसका मीनिंग हुआ कि इस सीक्वेंस में टोटल 37 टर्म है, मीन्स हमारा 111 जो है वो 37th टर्म है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन यह देखते हैं, ये दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का 20th टर्म पूछ रहा है, इस बार नंबर बता दिया कितना टर्म, कौन सा टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ए पी है कि नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? ए 7 है, और उसके बाद 3 है, तो डी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 7 कितना होगा जी? ये हो गया -4। फिर हम लोग डी कैलकुलेट करने के लिए एक और चेक करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे 3, तो -4 हो गया, मीन्स क्लियर है, कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस सेम है, डी है -4, ए हमारा 7 है, तो निकालना है 20th टर्म, मीन्स ए 20 निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन डी होता है फॉर्मूला। यहाँ पे ए के जगह पे 20 है, तो ए प्लस ए का वैल्यू है 7 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -4, राइट। तो ये 20 आपको निकालना है, तो 7 हो गया, और ये आपका हो गया 19 हो गया, तो 19 इंटू -4, ये 20 हो गया, तो 7 हो गया, 19 4 जा कितना हो गया? 19 4 76, और माइनस हो जाएगा, तो 76 में से 7 निकल गया, तो कितना आ जाएगा? -69। इस तरीका से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स
आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल 2 डिजिट्स में कितना नंबर हो सकता है, देखते हैं पहले। 2 डिजिट का नंबर 7 से 2 डिजिट का नंबर्स होता क्या है, तो 2 डिजिट में नंबर शुरू होता है आपका क्या 10 से, तो आपका होगा 2 डिजिट नंबर्स। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे और 19 तक जाएगा, उसके बाद फिर 100 हो जाएगा, 3 डिजिट्स का नंबर हो जाएगा। अब इसमें देखना 7 से डिविजिबल कितना होता है, क्लियर सी बात है। 7 के मल्टीपल जितना भी होगा वो सब 7 से डिविजिबल होगा। 7 के टेबल में जितना आया आ जाएगा। मीन सबसे पहला इसमें डिविजिबल कौन होगा, हमारा फर्स्ट टर्म होगा 14, मीन्स 7 से डिविजिबल नंबर। सेवन से डिविजिबल नंबर क्या होगा, तो 14 होगा। 14 के बाद कितना होगा, 28 होगा। 14 के बाद 21 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 28 होगा। और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 लास्ट 98 होगा। 98 के बाद 99 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 98 होगा 7 से डिविजिबल। तो लास्ट टर्म वो होगा, फर्स्ट टर्म 14 हुआ और कॉमन डिफरेंस है तो नेचुरल है कि क्या हुआ 7 होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हुआ 7 होगा यहाँ पे। तो हमें पता चल गया ए यहाँ पे कितना है 14 है, डी कितना है 7 है, लास्ट टर्म हमारा 98 है जिसको मैं nth टर्म मान ले रहा हूँ कि हमें पता करना है कितना इस तरह का नंबर होगा। मींस 2 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होगा निकालना है। तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या मानेंगे nth टर्म, यही हमारा हो गया nth टर्म और n का वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू यहाँ पे 98 है और n कितना होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है हमारा n का वैल्यू 98 हो गया। a की जगह पर रखो 14, n तो आपको निकालना ही है, d की जगह पर रखो 7, 98 हो गया राइट। अब इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, 14 को उस साइड भेजो तो n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14 हो गया। तो n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4 आया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया 84 हो गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 84 बाई 7 राइट। और इस तरह से n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 84 बाई 7 प्लस 1 राइट। इस तरीका से आप n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और इस तरह के जितना भी क्वेश्चंस होता है सब में आपको यही करना रहता है, लास्ट टर्म को आपको मानना रहता है, लास्ट टर्म को आपको मानना रहता है कि वो हमारा nth टर्म है और nth टर्म मान के उसके n का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर ये तुम्हारा पढ़ सकते 84 12 मीन्स 12 प्लस 1 n माइनस 1 होगा तुम्हारा, n माइनस 1 हुआ 12 प्लस 1 मीन्स 13 हो गया, n माइनस 1 हो गया 13 तो n इज इक्वल टू हो गया 13 प्लस 1 मीन्स। इस तरीका से आप पता कर सकते हो किसी भी सीरीज में कितना टर्म है। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक पे, यह भी डिविजिबिलिटी पे ही क्वेश्चन है। और हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 and 300 which divided by 4 leave a remainder of 3 मीन्स 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर भी आ रहा है, मीन्स वो नंबर जो होगा वो 7 के मल्टीपल प्लस 3 होगा। ओके जी 7 का मल्टीपल प्लस 3 होगा तो हमारा वो नंबर क्या हो सकता है, तो 10 तो होगा नहीं। 11 चेक करते हैं, 10 के बाद 11 आता है, 11 हो सकता है। 11 में 7 से डिवाइड करोगे तो एक बार भाग जाएगा और फिर कितना रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मीन्स 11 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। 11 के बाद 15 होगा, 15 में डिवाइड करोगे मीन्स
7 से जो डिविजिबल होगा हमारा 15 में डिवीजन का डिवाइड करो 7 से तो क्या हो जाएगा आपका दो भाग के कितना बार जाएगा भाग 15 में अगर करते हो 7 से कितना से हाँ 4 बार सॉरी 4 7 नहीं 4 बोल रहा है 4 यहाँ पे तो डिविजिबल होना चाहिए किसका 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले 10 और 300 के बीच बोल रहा है क्वेश्चन तो 10 तो हमारा होगा नहीं 10 को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से तो क्या होगा 2 बार भाग लगेगा 4 दूनी की 8 मतलब 4 2 जा 8 और 2 रिमाइंडर बचेगा तो नहीं होगा। 11 देखते हैं 4 दूनी की 8 3 बचेगा रिमाइंडर मीन्स 11 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा 15 तो 15 कितना हो गया तो 4 3 12 4 3 जा कितना होता है 12 होता है और 12 में 3 ऐड करोगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि पहला टर्म 11 होगा दूसरा कौन होगा 15 होगा तीसरा हमारा 19 होगा क्योंकि 4 4 जा कितना होता है 16 होता है तो 16 में 4 से डिवाइड करोगे तो भाग डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 19 में डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। इस तरीका से आपको सीक्वेंस के कुछ टर्म्स सोचना होगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो हमारा 11 15 19 ये सब टर्म हुआ और लास्ट का जो टर्म होगा तो देखते हैं 300 में अगर 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 300 में 4 से डिवाइड करोगे तो देखो तुम्हारा रिमाइंडर 3 नहीं आएगा लेकिन 299 में अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 चौक 28 होता है तो 7 बार में कटा फिर तुम्हारा क्या आया यहाँ पे 1 बचा है 19 हो गया तो 4 चौका 16 में 16 हो गया रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया तो 299 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा तो यह हमारा लास्ट टर्म होगा। 300 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 नहीं आएगा। ओके इस तरीका से हमारा यह लास्ट टर्म हुआ 310 और 300 के बीच में। फर्स्ट टर्म होगा 11 सेकेंड होगा 15 थर्ड होगा 19 लास्ट होगा 219। तो हमें पता चल गया सीरीज जब हमें मिल गया तो हमें निकालना क्या है हमें पता करना कितना टर्म होगा। तो सिंपल सी बात है लास्ट टर्म को मान लेंगे नेक्स्ट टर्म लेट लास्ट टर्म इज nth टर्म सो an इज इक्वल टू हो जाएगा 299 an को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d तो यहाँ पे a क्या है 11 है n तो कैलकुलेट ही करना है d कितना होगा तो 15 में से 11 माइनस करो कितना आएगा 4 19 में से 15 माइनस करो क्या आएगा 4 तो 4 हो गया कॉमन डिफरेंस 299 n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया 299 माइनस 11 299 में से 11 माइनस करो कितना आएगा 9 में से 1 गया 8 9 में से 1 गया 8 और तुम्हारा 288 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 288 बाई 4 इसको कट करते हैं कट करो 7 चौक 28 28 कट गया 7 4 जा मतलब 4 7 जा 28 होता है अब 8 आ जाएगा तो 4 2 जा 8 72 मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 72 तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 72 प्लस 1 n इज इक्वल टू होगा 73 राइट। तो इस तरीका से आप कैलकुलेट कर लिए कि 10 और 300 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर जो रिमाइंडर 3 छोड़ता हो उसका नंबर कितना है 73 है। ओके इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा समेशन पे मींस सम ऑफ n टर्म्स। जब आप n टर्म्स का सम करोगे एपी में तो उसका वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट n टर्म्स का एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लिया कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है हमारे एपी का और डी है कॉमन डिफरेंस राइट और एसएन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम एसएन है। अब एसएन को हम ऐसे लिख सकते हैं हमारा एपी का फर्स्ट टर्म ए है सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म क्या हुआ an होगा तो an से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा an माइनस डी होगा क्योंकि आपको पता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस d होता है
ये हमारा n टर्म्स हुआ एपी का, तो इसको सम निकालना है तो मैं सबको ऐड कर दिया। अब इसी सेम चीज को मैं उलट कैसे लिख दिया, मींस जो लास्ट टर्म है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया n, n के बाद क्या होगा n माइनस डी होगा, उसके बाद क्या होगा n माइनस 2d होगा, उसके बाद क्या होगा n माइनस 3d होगा, इससे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म हमारा उसके बाद क्या a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस d होगा, फिर लास्ट में क्या होगा a होगा। मींस सेम जो सीरीज जो है इसको उलट के मैं लिख दिया, राइट। अब दोनों इक्वेशन को, एक को इक्वेशन 1 दूसरे को इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया और दोनों को अब ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करोगे तो क्या हो, लेफ्ट साइड में 2SN हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आप देख लो, a प्लस एन, a यहाँ पे और यहाँ पे n है, a प्लस n, उसके बाद यहाँ पे dt कैंसिल हो गया, a प्लस n, यहाँ पे 2d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस n, मीन्स हर जगह आपको मिलेगा a प्लस n, कहां तक जाएगा यह n टर्म्स, राइट, लास्ट n टर्म्स तक। मीन्स n बार a प्लस n को ऐड करोगे तो उसका सम कितना हो जाएगा, n इंटू a प्लस n, तो 2SN इज इक्वल टू हो गया n इंटू a प्लस n, तो SN इज इक्वल टू हो गया n बाई 2 a प्लस n, राइट। अब हम लोग n का वैल्यू जानते हैं, उसको पुट कर देंगे, SN इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 और a की जगह पे तो तुम्हारा a रहेगा और n माइनस 1 की जगह पे रख सकते हो क्या, a प्लस n माइनस 1d, राइट। SN इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया n बाई 2 a प्लस a हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका फॉर्मूला हो गया फर्स्ट n टर्म के सम का, राइट। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में समेशन के ऊपर क्वेश्चन करूंगा और कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, मींस जितने भी एपी में टॉपिक्स है सबको मिलाकर क्वेश्चन होगा। मींस नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा कंप्लीट क्वेश्चंस का रहेगा हम लोग, और उस पर जितना डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए जो VVI होगा वो सब क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।